स्वागत है। और प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले बस उसी निवेदन करेंगे कि चैनल को एक बार क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप्स हैं उनको जरूर भेजिए। इससे क्या हो कि लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचे और उस पर व्यूज भी बढ़े, सब्सक्राइब भी लोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो। ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग पूरी स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के, राज्यों के राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, या भारत के उपराष्ट्रपति के। क्वेश्चन का जवाब लेते हैं। भारत के संविधान में निम्न में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो राज्य के राज्यपाल के खिलाफ अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगर अभियोग चलाने के प्रावधानों की बात करें तो राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। जबकि राज्यपाल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के साथ पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पर वो नियुक्त होता है और उसी की रिकमेंडेशन पर उसको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद 156 जो है वो क्या है, उपराष्ट्रपति से राज्यपाल से संबंधित है। और राज्यपाल के विरुद्ध 156 के 2 में साफ साफ लिखा है कि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित अपनी हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। और संविधान में ऐसा किसी भी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई अन्य युक्त है, कोई अन्य संसाधन उसमें बनाए गए हैं कि राज्यपाल के पद को हटाया जा सके। के जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट्स होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। क्या ऑप्शन है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या बाइनरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ले लेते हैं। इसका सही जवाब बाइनरी। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर के संबंध में अगर बात करें तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी होती है। और बाइनरी को 0 और 1 के फॉर्मेट में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, 0 का मतलब क्या है, ऑफ, और 1 का मतलब है ऑन। आपकी कोई भी मशीन होती है वो इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स को समझती है, 0 और 1। इसी को कंप्यूटर में बाइनरी कहते हैं। और बाइनरी क्या होती है, किसी भी डाटा का स्टोर करने का जो न्यूनतम इकाई है वही। स्टोरेज का इकाई नहीं मैंने बोला, इकाई को मत समझिएगा, इकाई तो आपके बिट्स बाइट्स हैं। बस स्टोर करने का जो एल्गोरिथम चलता है 0 1 के फॉर्म में बाइनरी ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। कि ये क्वेश्चन आज के समय में भी ट्रेंडिंग में है। क्यों, क्योंकि अभी आडवाणी जी को और बिहार के एक बड़े नेता रहे, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न प्रदान किए जाने की बात भारत सरकार ने की है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा लॉजिकल भी है रखना, क्योंकि भारत रत्न पुनः ट्रेंड में है। तो चलिए आपके ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। क्वेश्चन रिपीट करते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो अनुच्छेद 18 के अधीन भारत रत्न और पद्मश्री को भारत सरकार क्या देती है? कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। क्या सही होगा? भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा। तो निवेदन है आप सभी एक बार कमेंट कीजिए क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो इसका सही जवाब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है भारत में कृषि आयकर लगाने का जो अधिकार है उसके पास है, राज्यों के पास है। राज्य चाहे तो कृषि आयकर लगा सकती है या नहीं लगा सकती है, ये राज्य का विषय है। नंबर 5, निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? तरलता से मतलब यहाँ पे है लिक्विडिटी, पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर, ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? आप ऑप्शन है पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर, ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। क्या सही होगा एक बार आप लोग कमेंट कीजिए। सही जवाब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सही जवाब है जो चालू अनुपात होता है वो क्या है? एक लिक्विडिटी है अर्थव्यवस्था के संबंध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। चालू अनुपात को अगर अंग्रेजी नाम बोला जाए तो अंग्रेजी नाम उसको कहते हैं करंट रेशियो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपके ऑप्शन है लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप लोग देखिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात किया है यानी अनुच्छेद 51A, 51 ए को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुल 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं आपके। उन 11 मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा एक नहीं है? तो वो है लोक चुनाव में वोट डालना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, वैज्ञानिक विचार होना चाहिए, कागज लिखा हुआ, वैज्ञानिक विचारों का विकसित करना ये आपका काम है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी आपके मौलिक कर्तव्य है। संविधान को मानना और उनके आदर्शों की कद्र करना ये भी आपके क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इस पे भी चर्चा हमने की थी। हमने बताया था कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के
अनुमोदन पर संविधान में सम्मिलित किया गया था, तो वो था स्वर्ण समिति। स्वर्ण समिति स्वर्ण समिति के अनुमोदन पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। अगर पूछ ले किस संविधान संशोधन के जरिए इसको सम्मिलित किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन संशोधन 1976 के जरिए शुरुआती दौर में क्या किए गए थे, आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसको भी कहा जाता है, कहीं कहीं स्वर्ण समिति मिलेगा, तो इसको माइंड में रखिएगा। अनुच्छेद 51 का ए स्वर्ण समिति के अनुमोदन पर किया गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए इसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति या पीली क्रांति? पहले आप इसको देख लीजिएगा, तिलहन क्या है, यानी जो तेल वाली फसलें हैं उनको तिलहन कहा जाता है। अब आप बताइए कि इन चारों में से कौन सी क्रांति थी के जरिए भारत में तेल उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो पीली क्रांति जो थी, उसके जरिए भारत में तिलहन फसलों के उत्पादन की वृद्धि के लिए बढ़ावा दिया गया था। ठीक है। अगर हरित क्रांति की बात करें तो किससे संबंधित है? हरित क्रांति है खाद्यान्न से। ठीक है, तो खाद्यान्न से। स्वर्ण क्रांति की बात करें तो बागवानी से। और श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, और पीली क्रांति तो आपने तिलहन उत्पादन के लिए बात किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या ग्लूकोज। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं प्रोटीन, विटामिन या ग्लूकोज। सही जवाब ले लेते हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए तो प्रोटीन, मक्खन और विटामिन ये थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन ग्लूकोज आपने बार बार ग्लूकोज पिया होगा गर्मियों में। मुझे थोड़ा सा क्या एहसास हो रहा है कि चक्कर आ रहा है, तो ग्लूकोज पी लीजिए। तो ग्लूकोज क्या करता है, आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है? अगर ग्लूकोज का सूत्र देखें तो क्या है, C6H12O। अगर इसमें एक चीज और होता, ग्लूकोज की जगह पर अगर गन्ने का शरबत होता, गन्ने का रस होता, तो वो भी क्या है, एक इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने वाला भोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश की बहु वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है? क्या ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या अलीबाबा? उत्तर प्रदेश की बहुप्रशिक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है? आपके ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील या अलीबाबा।
चलिए सही जवाब ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा अमेजोन के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, एमओयू साइन किया है। उसके तहत कौन सा उसकी योजना है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ई कॉमर्स को जोड़ने के लिए किया था। ठीक है, अगर बात करें तो कब किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च, तो अगस्त 2018 में 9 जिलों में प्रोडक्ट को सॉरी इस योजना को लॉन्च किया गया था। और इसका सीधा सा मतलब था कि प्रत्येक जिले को उसकी पहचान दिलाना। ठीक है, और उसी के तहत आगे बढ़ते हुए सरकार ने अमेजोन के साथ एमओयू साइन किया। और जो भी एमएसएमई शुरुआती 9 जिलों में ट्रायल के बेस पे किया गया था, रजिस्टर्ड थे, उनको ई कॉमर्स कंपनी के साथ जोड़ा गया था कि अपना वो जो यूनिक प्रोडक्ट है वो क्या करें, उनके प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? निम्नलिखित में कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, फुलेर। बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ने पूछा है कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कहां पर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। थोड़ा सा इसको ख्याल में रखिएगा। सही जवाब देख लेते हैं इसका। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो मुझे लगता है सभी लोग पहला ऑप्शन गोरखपुर करेंगे, बट गोरखपुर नहीं होगा। ठीक है, किन्नौर होगा इसका सही ऑप्शन, किन्नौर। कौन सा जिला भारत का है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, क्या होगा, किन्नौर होगा। और अगर इसी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश होता, क्या हो जाता, गोरखपुर हो जाता। कहां पर है, नेपाल और भारत सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 11, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? आपके ऑप्शन है जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लौ। मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लौ। सही जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है थोरियम। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। ठीक है, बात करें अगर भारत के संबंध में थोरियम के लिए, तो यह केरल के मालाबार समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, उसमें जो समुद्र तटीय रेत है उसमें मोनोजाइट की भरपूर मात्रा मिलती है। ठीक है? और विश्व का 75% थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है। विश्व का 75% थोरियम जो है वो कहाँ पाया जाता है, दक्षिण भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? निम्नलिखित किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब लेते हैं। सही जवाब इसका होगा औरंगजेब के शासनकाल में
मुगलों और मराठों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये पहला अगर युद्ध की बात की जाए, पहला युद्ध हुआ था 1657 ईस्वी में, ठीक है, 1657 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर बात करें तो उस समय दक्षिण का जो वायसराय था वो कौन था, औरंगजेब था, ठीक है। और किसके साथ हुआ था, तो शिवाजी के साथ हुआ था, ठीक है। शिवाजी ने उत्तरी पश्चिमी भाग पर क्या किया, आक्रमण किया, ठीक। और 3 लाख ऊंट जो थे उनको लूट लिया था, ठीक है। और यह अभियान तब तक चलता रहा जब तक मुगलों के साथ मराठों की संधि नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सॉरी, वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है। आपके ऑप्शन है 7.5, 8.5, 9.5, 10.5। वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है 7.5%, 8.5%, 9.5% या 10.5%। सही जवाब देते हैं तो 9.5% यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया ने भारत की विकास दर यानी आर्थिक विकास दर का अनुमान 21-22 के लिए रखा था। क्वेश्चन नंबर 14, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। के ऑप्शन है 2, 5, 7 या 10। तो सही जवाब ले लेते हैं। इसका सही जवाब होगा 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है सहकारी समिति के लिए गठन के लिए। और सहकारी समिति आपने आसपास बहुत से देखे होंगे, खाद के गोदाम आपने देखे होंगे, आपने खाद लिया होगा, वो सब क्या है, सहकारी समिति हैं। दूध उत्पादन के लिए सहकारी समितियां की जाती हैं, ठीक है। अगर बात की जाए संविधान की दृष्टि से तो सहकारी समितियों का जो गठन होता है वो सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान और सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए जा सकते हैं। और इनका गठन करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की जरूरत होगी। और इसी योजना से एक चीज आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा पेपर्स में, एफपीओ, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 10 सदस्यों के 10 किसानों से मिलकर बनाया जाता है। ये भी क्या है, क्योंकि सहकारी समिति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान या पहाड़ियां। पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान या पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब लेते हैं। तो पश्चिमी घाट क्या है, पठारों का ढलान है, ठीक है। अगर मैप की बात करें तो पश्चिमी घाट का ये एरिया जो होगा, ये एरिया ये आपका पश्चिमी घाट आता है यहाँ पर। और ये क्या है, पठारों का ढलान है। अगर पठार देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा विंध्य का पठार, उसी का ढलान एरिया है। और अगर राज्य की बात कर लें तो ये राज्य आपके पड़ेंगे, ये पूरा इस सेक्टर के जितने राज्य हैं, ये पश्चिमी क्षेत्र के, ये सारे आते हैं। इनमें हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। और लास्ट में जाकर ये कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। अगर कुल दूरी की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है, जो किस में आता है, पश्चिमी घाट में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए
मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? अकाउंटिंग का एक अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन अकाउंटिंग से संबंधित कर लिया, तो आई थिंक मेरा मानना है अकाउंटिंग तो आपने पढ़ी नहीं है, तो एक क्वेश्चन के लिए टाइम बर्बाद करने का फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो उसको सेट कीजिएगा, बाकी हम इसका आंसर दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, ये क्या है? खरीद खाता है। बाई अकाउंट जो होगा उसी अकाउंट में, चेज अकाउंट आप कह सकते हैं, चेज अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ठीक है, भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। आपके ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त। सही जवाब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो सही जवाब होगा शेर शाह सूरी के काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। ठीक है, और भी बात करें अगर शेरशाह सूरी के बारे में, तो शेरशाह सूरी ने अपने जीटी रोड का नाम सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड भी शेरशाह सूरी के काल में ही आया था। अगर रुपए की बात करें तो रुपया ये तीन धातुओं का मिश्रण था, तीन धातुओं से मिलकर बना हुआ यह था। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? जैसे जब तक आप इसका जवाब दे रहे हैं, एक निवेदन और है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, इससे लोग और जुड़े, संख्या हम लोग बढ़े। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा कि आप शेयर करते रहिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब भी करने के लिए लोगों से निवेदन कीजिएगा कि लोग सब्सक्राइब भी करते रहें। चैनल का ग्रोथ होता है, आई थिंक अच्छी ग्रोथ भी हमने पाई है। लगभग एक हफ्ते में 200 प्लस सब्सक्राइबर, 200 प्लस घंटे, और जो व्यूज हैं लगभग 7,000 6,000 व्यूज आ रहे हैं। तो फॉर ओके फॉर मी एंड चैनल, लेकिन सब्सक्राइब कराइए लोगों को, जिससे थोड़ा सा और भी हम लोग को स्पीड अप मिले। बाकी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर दोबारा वापस आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन था, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? सही जवाब ले लेते हैं इसका। तो फ्रक्टोज क्या है? शहद का प्रमुख घटक है। और फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? अधिकतर फलों में पाया जाता है। फलों के गूदे होते हैं उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है फलों का शर्करा। फलों का शर्करा भी इसी को नाम दिया जाता है, फलों का शर्करा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? आपके ऑप्शन है फैक्ट्री का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, नए मशीन की स्थापना। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19? सही जवाब, एक प्रिंटर की मरम्मत क्या होगा? आपका राजस्व व्यय होगा, बाकी आपके राजस्व व्यय नहीं होंगे। ठीक है, अगर राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय का मतलब हुआ सरकार के ऐसे व्यय जिन्हें ना तो उत्पादन की क्षमता का विस्तार होता हो, ना ही भविष्य में अतिरिक्त आय सृजित करने का कोई
माध्यम दिख रहा हो, उस इन्वेस्टमेंट के जरिए उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है, राजस्व व्यय कहा जाता है। और राजस्व व्यय के अधीन क्या क्या चीजें आती हैं, मशीनों की जो मरम्मत होती है वो, सरकारी सब्सिडी जो होती हैं वो, ठीक है, राज्य सरकारों के जो अनुदान होते हैं, और सरकारी विभागों पर होने वाला जो व्यय होता है वो क्या आता है, राजस्व व्यय में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता, डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता, डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ले लेते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, यानी सभी जितनी भी ऑप्शन है सभी में क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। और ये तीनों क्या है, कार्बन के पर रूप, डायमंड, कोयला और ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ या सहारनपुर। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, तो आपका सही जवाब है अलीगढ़ जिले में, ठीक है। और अगर क्षमता की बात करें तो 660 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता इस सौर ऊर्जा संयंत्र की है। अगर अलीगढ़ के अंदर उस जगह के नाम की बात करें तो हरदुआगंज जो है, हरदुआगंज में सोलर पावर प्लांट को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, हरदुआगंज में। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2021 में, तो 2021 में निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया। आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या सूडान। तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग आपने सुना भी होगा सूडान, ठीक है। नंबर 23 चलते हैं, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की। आपके ऑप्शन है कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 या कक्षा 12। वैसे भी डीपीएसपी में संविधान के में डीपीएसपी जो आपका पोर्शन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि राज्य क्या करेगा, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पे कार्य करेगा। और तो उसी के तहत हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया है। पूछा है क्वेश्चन में कि किस कक्षा तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है, तो सही जवाब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। तो कक्षा 12 तक की सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेंग होंगवई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए। इंटरपोल यानी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के अध्यक्ष मेंग होंगवई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए। आपके ऑप्शन है उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण कोरिया या जापान। सही जवाब लेते हैं, तो चीन की यात्रा के दौरान क्या हो गए थे, वो गायब हो गए हैं। क्या नाम उनका, तो मेंग होंगवई। तो किसके अध्यक्ष हैं, तो इंटरपोल के।
नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सीजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया हो? ठीक है, सीजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रेक्षण किया है। ऑप्शन आपके चीन, जापान, भारत या अमेरिका। का भी लगा सकते हैं अगर नहीं आ रहा, कि नाम ही दिख रहा है तो। चीन ने क्या किया है, एक उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है। और उपग्रह का जो मुख्य काम होगा वो काम ये होगा कि अंतरिक्ष में मलबा, रॉकेट गया वो वहीं पे रह गया, उसका जो मलबा है स्मॉल मलबे को कम करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए, तो परीक्षण और सत्यापन के लिए इस अभियान का चलाया है। और उपग्रह का अगर नाम है, उसका नाम है सीजियान 21। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? ठीक है, सीधा सा मतलब है कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है जो पास्कल लैंग्वेज प्रणाली से बना हुआ है और रक्षा एप्लीकेशन में प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है फोरटॉन, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज या एडा। सही जवाब लेते हैं, तो एडा जो है, ए डी ए, एडा लैंग्वेज क्या है, ये पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और यह अधिकतर इसका उपयोग रक्षा एप्लीकेशन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आंवला, अमरूद और दूध। कोरोना काल में आपने देखा होगा विटामिन सी की गोलियां खूब बिक रही थी, बाकी एकदम हर किसी की जुबान पे इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। क्या करना है, विटामिन सी खाओ। जैसे एक क्वेश्चन आया यहाँ पे भी है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ठीक है, प्राकृतिक स्रोत की बात किया है, सेब, आंवला, अमरूद या दूध। तो छोटा सा ट्रिक आपको याद होगा कि खट्टे, अधिकतर खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। क्या है, आंवला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत। तो और आंवले में अगर विटामिन सी की बात करें, 600 से 700 मिलीग्राम 100 ग्राम आंवले में पाया जाता है क्या, विटामिन। 100 ग्राम आंवला आप खा रहे हैं, 600 से 700 मिलीग्राम आप विटामिन सी अपने शरीर को दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्न में कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या 21 दिसंबर। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर। नंबर 28 का सही जवाब लेते हैं, तो सही जवाब है 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से अनाउंस किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से अनाउंस किया गया था। कब किया गया था, 3 दिसंबर 1991।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? आपके ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या मेनफ्रेम कंप्यूटर। एनालॉग आउटपुट को डिजिटल आउटपुट में परिवर्तित करने वाला कौन सा कंप्यूटर आपका है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या मेनफ्रेम। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा बी, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है? एनालॉग आउटपुट को डिजिटल आउटपुट में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, किसने बंगाल में अस्थाई उपनिवेश की शुरुआत की? किसने बंगाल में अस्थाई उपनिवेश की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस नंबर क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं। किसने बंगाल में अस्थाई उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। सही जवाब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई उपनिवेश की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? बीसीजी का टीका किसके प्रतिरोधक शक्ति का प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस या कुकुर खांसी। जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ले लेते हैं। सही जवाब होगा बीसीजी का टीका जो है वो किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो सही जवाब है टीबी, ट्यूबर ट्यूबरकुलोसिस जो होता है टीबी, ठीक है, इसके विरुद्ध बीसीजी का टीका जो क्या करता है आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनैतिक गुरु माना था? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक,
गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या B.R. अम्बेडकर? सही जवाब लेते हैं। तो राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। और पाकिस्तान का अलग बंटवारा की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, उनके भी राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 33। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब देख लेते हैं। तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। ठीक है, यहाँ की जो है इसको कहा जाता है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली एक चैनल है, क्या जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पर उतरा? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पर उतरा? आपके ऑप्शन हैं 1234, 1681, 1394 या 1498। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो आपके ऑप्शन है 1234, 1681, 1394 या 1498। सही जवाब लेते हैं। तो 1498 ईस्वी में कलीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया था। ठीक है। और कैसे आया था? तो बात करें समुद्री मार्ग के जरिए आया था और उसने पहली बार भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, थारू, भोटिया, परहरिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, थारू, भोटिया या परहरिया? उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है थारू जनजाति, जो खाना बदोश जीवन व्यतीत करती है। वो जनजाति क्या करती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगर बात की जाए ये जनजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये उत्तरांचल और नेपाल के दक्षिणी भाग के हिमालयी क्षेत्रों में इस जनजातियां मिलती हैं। कौन सी जनजातियां? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? भारत का संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। क्या सही होगा? इस बार आप लोग कमेंट कीजिए अगर एक्टिव है। सही जवाब लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या कौन करता है? अनुच्छेद 243 करता है। क्वेश्चन नंबर 37। ऑक्सीजन की खोज की थी रोनाल्ड प्रिस्टले, जॉन नेपियर या उपरोक्त में कोई नहीं? ऑक्सीजन की खोज की थी रोनाल्ड प्रिस्टले, जॉन नेपियर या उपरोक्त में कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब लेते हैं। तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। ठीक है। और अगर खोज के वर्ष की बात करें तो 1772 में पोटेशियम नाइट्रोट को गर्म करके इसकी खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 38। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में
दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं सुशांत सिंह राजपूत, धनुष, रजनीकांत या अमिताभ बच्चन। सही जवाब ले लेते हैं 38 का। सही जवाब है रजनीकांत को 67वें फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये यूपीपी का सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन का एक सीरीज था, इस पर हमने डिस्कस किया। अगला सेशन हमारा है सामान्य हिंदी के 35 क्वेश्चनों पर ही है और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि नीचे लिखे प्रश्नों का सही विलोम चुनिए। परोक्ष का विलोम होगा। परोक्ष का विलोम आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं प्रत्यक्ष, परोक्ष, स्थूल या द्रव्य। परोक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल या द्रव्य। सही जवाब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। परोक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। परोक्ष का मतलब पीछे या प्रत्यक्ष का मतलब सामने। ठीक है। स्थूल की बात कर लें। स्थूल का क्या विलोम होगा? स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। स्थूल का मतलब बड़ा और सूक्ष्म का मतलब छोटा। प्रोच शब्द क्या है? इसी का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। उत्कृष्ट का विलोम होगा। उत्कृष्ट का विलोम होगा। क्या ऑप्शन है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ या विकराल। ये जवाब दीजिए। उत्कृष्ट का विलोम होगा उत्कृष्ट, निकृष्ट या व्यर्थ। सही जवाब ले लेते हैं। उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट होगा। ठीक। इसमें एक शब्द है विकराल। अगर इसके विलोम की बात करें इसका विलोम होगा अविकराल। क्वेश्चन नंबर 41। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। सही जवाब लेते हैं। पानी पीकर जात पूछना का सही अर्थ होगा काम निकलने के बाद सोचना। क्वेश्चन नंबर 42। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 6 या 8। वाक्यों का वर्गीकरण
मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 6 या 8। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है। पहला होता है अर्थ के आधार पर। क्या होता है पहला? अर्थ के आधार पर। और दूसरा होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण होता है। ठीक है। अगर अर्थ के आधार पर वाक्यों की संख्या या प्रकार पूछता है तो कुल 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, और रचना के आधार पर बात करता है तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसकी हमने चर्चा की है पिछले वीडियो में, तो फिर से दोबारा बात कर लेते हैं। अर्थ के आधार पर कुल 8 होते हैं। इनमें 8 कौन कौन से हैं? तो आपके हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के आधार पर होते हैं। तो रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद होगा। पाधन वन, पाधन आवन, पौधन अन, पोधन। पावन का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब होगा पौधन अन। ठीक, पौधन अन। अगर बात करें कौन सी संधि है तो अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि है। अयाद स्वर संधि है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द चुनिए। आपके ऑप्शन है गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। यहाँ जो डैश का चिन्ह है आई थिंक वही गलत है, और उसी का आपको चुनाव करना है कि कौन से में डैश चिन्ह का प्रयोग सही है और किसमें गलत है। तो इसका 44 का सही जवाब ले लेते हैं जिशान खान। स्वागत है आपका। अर्जुन स्वागत है। बहुत लेट आप लोग जुड़े हैं। या आई थिंक मेरे में कमेंट नहीं दिख रहा था। अर्जुन, समर यादव, निशिता, दीपक यादव, थिंक इशू था, मेरे में कमेंट नहीं दिख रहा था, अभी कमेंट दिखना शुरू हुआ। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और लोगों से जुड़िए थोड़ा सा। 44 का सही जवाब लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब है सी। ठीक है, बड़ा सा संयोजक चिन्ह इसको कहते हैं, और ये संयोजक चिन्ह इसी के साथ होगा। गंगा जल के साथ गंगा जल डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, बेबुनियाद आपस में जोड़ के लिखा जाएगा, चौपाया का डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, संयोजक चिन्ह है, और संयोजक चिन्ह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो आपस में अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मक क्रिया है? आपके ऑप्शन है पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। कर्मक क्रिया आपको देखना है। अगर अकर्मक आपको याद होगा थोड़ा सा भी तो इसको आसानी से कर सकते हैं। अर्जुन डी। 45 का सही जवाब लेते हैं। तो पानी बरस रहा क्या है? एक कर्मक क्रिया है। ठीक, अगर बात करें अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म के साथ नहीं होता उसे कर्मक कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है आपका एक उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? आपके ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इनमें से कोई नहीं।
अर्जुन 46। जब आप सही लेते हैं इसका 46 का सही जवाब है उत्तम पुरुष, ठीक है। और उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? जो बोलता है उसको क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कि वहां पीछे भी वाक्य था, अब आ गया है अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। हाँ भैया। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब है बी, 4। क्वेश्चन नंबर 48, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? आपके ऑप्शन हैं तत्सम, तत्भव, देशज या विदेशज। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तत्भव, देशज या विदेशज। 48 का सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब है विदेशज शब्द है लालटेन, ठीक है। अगर और विदेशज शब्दों की बात करें तो लालटेन, बोतल, तारपीन, आदमी, तोप, अमीर, टिन, नोटिस आदि जो शब्द हैं वो क्या है? विदेशज हैं। विदेशज का मतलब जो भारत या अपने देश बाहर के शब्द इंपोर्ट होते हैं अपनी भाषा में, वो विदेशज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। सही जवाब है यशोदा में विसर्ग संधि है यशा धन दा, यशा और दा, ये मिलकर क्या बनते हैं? यशोदा बनते हैं, ठीक है। कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किसका कारक है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किसका कारक है? करण कारक, संप्रदान, संबंध या अधिकरण। तो आपने वो याद किया होगा कर्ता ने कर, कर्ता ने कर्म से, ये वाला जो आपको 2 वीडियो में लगातार हमने बात किया था, कर्ता ने करण से। तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी तो आप इसका सही जवाब देंगे। 50 का सही जवाब होगा अधिकरण। क्या होता है? जिस कारक में क्रिया के आधार का बोध होता हो वह अधिकरण कहलाता है, और इसका जो चिन्ह होता है उसका चिन्ह होता है पर, भीतर इत्यादि। यानी मास्टर जी किस पे बैठे हैं? कुर्सी पर बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बाहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बाहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। बाहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। सही जवाब ले लेते हैं, बाहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? 51 का सी होगा चतुर्भुज जो है
वो क्या है, बाहुब्री समास का उदाहरण है। और बाहुब्री समास में अगर बात की जाए तो कहता है कि कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, इसमें चार हो जिसकी भुजाएं, वो है चतुर्भुज। ठीक है, यानी इसकी बात कर रहा है वो विष्णु की बात। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? सम, भव, देशज या संकर? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर? और उनका सही जवाब देते हैं। तिलक क्या है? तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। अंडे का सहजाजत सहजाहा का अर्थ है, अंडे का सहजाहा का अर्थ है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का सहजादा होगा ये। अंडे का सहजादा का अर्थ है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो सही जवाब है अनुभवहीन व्यक्ति होगा अंडे का सहजादा का अर्थ। 54 नंबर। व्युत्पन्न व्युत्पन्नमति का अर्थ है, व्युत्पन्नमति का अर्थ है उत्तर न देने की क्षमता जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। फोर का सही जवाब लेते हैं। व्युत्पन्नमति का अर्थ है तो फोर का सही जवाब लेते हैं जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, व्युत्पन्नमति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। हड़ौती बोली है, हड़ौती बोली है, हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? अपन का सही जवाब लेते हैं तो पूर्वी राजस्थान की बोली है हड़ौती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि या सेवा सदन? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन?
क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब लेते हैं। सही जवाब है सी, मंगल सूत्र। क्वेश्चन नंबर 57, शुद्ध वाक्य सुनिए विराम चिन्ह। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। 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 देखिए सभी में कुछ ना कुछ चिन्ह लगे हुए हैं। यहाँ देखिए है इसमें इन्वर्टेड कामा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का देते हैं कि यहाँ एक क्वेश्चनरी किया है उसने, शायद की बात की है। शायद आप पटना के रहने वाले, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क इसमें है, डी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन है आ, जा, हा और सा। अघोष वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन है आ, जा, हा और सा। सही जवाब लेते हैं तो 58 का सा जो है वो क्या है? अघोष वर्ण। क्वेश्चन नंबर 59, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या समानुकूल। 59 का जवाब लेते हैं। सही जवाब है समसामयिक जो होता है वो वर्तमान की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 60, पार्थिव का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 60, पार्थिव का अर्थ है जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है और जिसका संबंध पृथ्वी से है। क्वेश्चन नंबर 60 का, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहा जाता है। जब कोई किसी का देहांत हो जाता है तो आपने देखा होगा पार्थिव शरीर कहा जाता है। पृथ्वी का जो शरीर है, पृथ्वी के लिए ही है वो पार्थिव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61, उदत का विलोम होगा। उदत का विलोम होगा सौख्य, विनीत, उत्तम या कोमल। उदत का विलोम है, क्या विलोम होगा? विनीत होगा। उदत का विलोम क्या होगा? विनीत होगा। ठीक है, जबकि उत्तम, अधम तथा कोमल क्या है? ये छोर के विलोम है। किंतु घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द है धार, इला, आश्रम या गे। बहुत ही आई थिंक सरल जिसे कहा जाता है, सिंपल सा सवाल है। घर का पर्यायवाची। चिटू का सही जवाब लेते हैं। सही जवाब है गे, घर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 3, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? शोषक, पोषक, पोषक या शोषक। क्वेश्चन नंबर 63 का जवाब लेते हैं। सही जवाब है पोषक। शोषक का विपरीतार्थक है पोषक, यानी शोषक मतलब शोषण करने वाला, पोषक मतलब पालने वाला। क्वेश्चन नंबर 64, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हावत, वत, कह या आवत। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हावत, वत, कह या आवत। क्वेश्चन नंबर 64 का जवाब ले लेते हैं। सही सही जवाब होगा 4 का डी, आवत। आवत में प्रयुक्त प्रत्यय है आवत। प्रत्यय क्या होता है? बाद में शब्द के लग के उस शब्द का अर्थ बदल देता है और अक्षर क्या होता है? पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 65, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या सामान्य भूत। क्या सही होगा? 65 का सही जवाब ले लेते हैं। क्या है? 5 का सही जवाब है सामान्य भूत। क्वेश्चन नंबर 66, के धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप? के धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या प्रविशेषण। तो क्या है? ये क्रिया विशेषण है।
धड़ाधड़ क्या है? क्रिया की शीघ्रता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक या क्रिया विशेषण उपवाक या क्रिया उपवाक? सबका सही जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है क्रिया उपवाक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? 8 का जवाब ले लेते हैं। तो अवधी बोली इलाहाबाद में बोली जाती है। जो भारत में बोली जाने उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं उनका अलग अलग क्षेत्र निर्धारित है। जैसे अगर अवधी भाषा का बात करें, अवधी हमने बात किया, अवधी की बात करें तो ये बोली जाती है अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा और प्रतापगढ़। ठीक है। अगर यही ऑप्शन में एक है ब्रज, तो ब्रज की बात करें तो ब्रज भाषा का क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी और धौलपुरी। ठीक है। एक खड़ी बोली की बात है, तो खड़ी बोली की बात है तो ये उपयोग की जाती है मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून और अम्बाला के क्षेत्र में। बाकी भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी भोजपुर, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ आदि क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। ए के उच्चारण स्थल का नाम है। ए के उच्चारण स्थल का नाम है तालव्य, दंत, कंठोष या कंठ तालव्य? नंबर 69 का सही जवाब देते हैं। ए का उच्चारण स्थल है कंठ तालव्य। तालव्य की बात करें पूरा चा वर्ग, इया, यास, बड़ा सा ई और बड़ी ई आता है। दंत वर्ण की बात करें तो ता, था, दा, धा, ना और सा आता है। कंठ तालव्य की बात करें ए और ए क्या आता है? ये कंठ तालव्य में आता है। ओष्ठ की बात करें तो पा वर्ग और उ और बड़ा ऊ आता है। कंठोष्ठ की बात करें तो ओ, औ और हाँ आता है। 70 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70। उड्डयन का संधि विच्छेद है। उड्डयन का संधि विच्छेद है। क्या ऑप्शन है? उद्धन डयन, उद्धन डयन, उद्धन अयन, उद्धन अयन। क्वेश्चन नंबर का जवाब ले लेते हैं। उद्धन डयन उड्डयन का संधि विच्छेद है। ठीक है। और यह क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 71। चूरण किस प्रकार का शब्द है? चूरण किस प्रकार का शब्द है? चूरण किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज या तत्भव? चूरण किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज या तत्भव? 71 का जवाब लेते हैं। तो भव शब्द है। चूर्ण अगर होता तो तत्सम। चलिए अगला शब्द क्वेश्चन है 72। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना या ढाढ़स बधाना? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है राह न सूझना, बार बार बात बदलना, पीछा छुड़ाना या ढाढ़स बधाना? नंबर 72 का जवाब लेते हैं। तो राह न सूझना क्या है? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 73। वै मनुष्य का विलोम शब्द होगा। वै मनुष्य शब्द का विलोम होगा। बी मनुष्य, सौ मनुष्य, सुमनुष्य, अवमनुष्य? 73 का जवाब ले लेते हैं। तो सौ मनुष्य जो शब्द है वो वै मनुष्य का विलोम शब्द होगा।
क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। आपके ऑप्शन है, जो कवि होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। सही जवाब लेते हैं तो 74 का बी होगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ये क्या है, एक सरल वाक्य है, और इसका अगर मिश्रित वाक्य करना है तो जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? सही जवाब ले लेते हैं, सरासर में अव्ययी भाव समास है। तो ये आज के सेशन के हिंदी और जीएस के क्वेश्चन आंसर थे, और ऐसे ही सैंपल टेस्ट आपको चलते रहेंगे आपके पेपर पर 16 तारीख तक प्रतिदिन, या अल्टरनेट डेज पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। 11 तारीख तक हो सकता है अल्टरनेट डेज पे मिले, और 11 से आगे सारी डेज पर आप अल्टरनेट ना मिलके रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर दिखता रहेगा। तो आपसे सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ यानी पूरा प्रैक्टिस सेट आपको हमारे लिंक के पीडीएफ लिंक पर मिल जाएगा। आप पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके पूरे पेपर का को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये पूरा पेपर एक सोल्यूशन के साथ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही। सभी को शुभ दिन की मंगल कामना, और आई थिंक आप सब तैयारी कर रहे होंगे। बाकी आपको चैनल के थ्रू एक जानकारी मिली गई होगी कि क्या हुआ है, यूपीपीआरपीबी ने अपना डेट अनाउंस कर दिया है। 17 और 18 को उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सेंटर बनाए गए हैं, और कुल 4 पालियों में एग्जाम होगा। 17 को 2 पाली और 18 को 2 पाली में। तो आपके पास कुल टाइम आज से 9 दिन बचे हुए हैं, तो 9 दिन के टाइम को आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज कीजिए, मैक्सिमम नंबर आप अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर इसमें टेस्ट पेपर में, चाहे वो वीडियो क्लासेज के जरिए हो या ऑफलाइन, मेरा सुझाव है वीडियो क्लासेज भी करिए, लेकिन ऑफलाइन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस में रखिए। ऑफलाइन टेस्ट पेपर लगातार आप करते रहिए। ओएमआर सीट का एक डेमो होता है, उसको आप प्रिंट करके उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर डेमो नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो भी मैं दे दूंगा, या आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में लिखिए कि मुझे ओएमआर सीट का क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मैं ओएमआर सीट का आपको कलर पीडीएफ भेज दूंगा। आप उसको प्रिंट करा लीजिएगा किसी भी साइबर कैफे से, और उस पर आप 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए कि, और स्टॉप वॉच लगा कितना टाइमिंग आप एक्चुअल में यूटिलाइज कर रहे हैं, और हर सेक्शन के टाइमिंग को बांट के आप अपना पेपर कीजिएगा। बाकी पेपर के पहले चीज़ों पे चर्चा हम लोग करेंगे, और भी साथियों को जोड़ेंगे जो पिछली परीक्षाओं को दिए हैं और उन परीक्षाओं में उन्होंने सफलता भी पाई है, तो ऐसे लोगों से भी मुलाकात कराएंगे, लेकिन पेपर के एक दिन पहले। तो निवेदन सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और शेयर भी करते रहिएगा। आई होप आज की बाय, गुड बाय। तो कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और अपने क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आपके जो भी समस्याएं हों वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मुझे ये समस्या आ रही है सर, या इसका क्या सल्यूशन होगा। तो कोशिश हम लोग की होगी कि हम उसकी सल्यूशन भी आपको दें। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। देखते हैं